नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तौकीर की बड़ी टेंशन, योगी का बुलडोजर एक्शन। जी हां, उत्तर प्रदेश के बरेली उपद्रव मामले में अब तक 56 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मौलाना तौकीर रजा के खास करीबी नदीम और नफीस खान इसमें शामिल हैं। यूपी पुलिस इस मामले में बहुत ही सख्ती से पेश आ रही है। उपद्रव के आरोपी नफीस की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है। ये संपत्तियां मौलाना तौकीर रजा से जुड़ी हुई हैं। दरअसल कानपुर में हुई हिंसा के बाद बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने हिंसा की साजिश रची, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े एक्शन के बाद मौलाना तौकीर रजा पर कार्रवाई हुई है। बरेली प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा की उन संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू की है और बरेली नगर निगम के एक मजार के बगल में बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी जो है कार्रवाई की तैयारी अब चल रही है। तो तौकीर रजा का जो प्लान था दरअसल वो अब साफ तौर पर धराशायी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कानपुर की आग को जिस तरीके से बरेली में सुलगाने की जो कोशिश तौकीर रजा ने की थी, मंशा पर योगी का बुलडोजर अब चल चुका है। तौकीर के अवैध आर्थिक साम्राज्य पर जो है अब साफ तौर पर बुलडोजर चलेगा। बरेली के मुख्य बाजार में 40 से ज्यादा अवैध दुकानों पर जो है उसे ध्वस्त किया जाएगा। तौकीर रजा के खासम खास नफीस खान की संपत्ति भी स्वाहा होगी। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तौकीर रजा के खासम खास नफीस खान की संपत्ति को स्वाहा कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो गुर्गों के रसूख पर भी जो है बुलडोजर का डंडा अब चलने वाला है। तौकीर को छुपाने वाले 5 होटल भी अब सील किए जाएंगे। तो ये बड़ी कार्रवाई, जिस तरीके से बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर जो आग सुलगाने की कोशिश हो रही थी, अब जो है साफ तौर पर उसका पर्दाफाश हो चुका है कि किस तरीके से तौकीर रजा अपने तमाम जो है नुमाइंदों के साथ मिलकर माहौल को खराब करने की जो है कोशिश कर रहा था। क्योंकि प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव का जो है बिगुल और सरगर्मियां साफ तौर पर बसती हुई दिखाई पड़ रही है, होती हुई दिखाई पड़ रही है। और उसी दरअसल सरगर्मी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए तौकीर रजा पूरी कोशिश कर रहा था कि अपना माहौल जो है बनाकर रखे और मुसलमान में दरअसल मुसलमान जो वोट बैंक है उसमें जो है अपनी पैठ जमाने के लिए तौकीर की जो मंशा थी वो दरअसल साफ तौर पर बरेली में दिखाई पड़ी। क्योंकि जब तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई है, उसके घर के अंदर से आप सोचिए कि कई तरह के जो है विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन के सामने, जिसमें पहले देखिए किस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल जो है वो बढ़ता है, कैसे प्रदेश के हर एक जिले में जो है इसकी चिंगारी फैलती हुई दिखाई पड़ी। और उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन इसमें पूरी तरीके से एक्टिव होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वहीं अब जो तौकीर का खेल था वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, क्योंकि नफीस और नदीम खान जो कि खासम खास बंदे तौकीर रजा के थे, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सवालों की तलवार साफ तौर पर कि मजहब की आड़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को जो रिझाने की कोशिश तौकीर रजा कर रहा था वो दरअसल नाकाम हो गई है। मुसलमानों में पैठ बनाकर उनका रहनुमा बनना चाह रहा था। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या कमर कसने की तैयारी तौकीर रजा की थी, ये बड़े सवाल हैं जो अब साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। राजनीतिक दलों को अपना दमखम और रसूख दिखाने की क्या कोशिश तौकीर रजा की तरफ से हो रही थी? आई लव मोहम्मद के जरिए हिंसा को क्या बढ़ाने की मंशा थी? ये बड़े सवाल हैं जो लगातार जो है सुलग रहे हैं। मजहब की आड़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को क्या सुलगाने की कोशिश रजा जो है कर रहे थे? तौकीर रजा की जो मंशा थी, हालांकि वो तो साफ तौर पर धराशायी हो गई है, लेकिन मौलाना बरेली में 1.5 साल से अपने बूते भीड़ नहीं जुटा पाने से दरअसल क्या चिंतित था, उसका ये हश्र है। मजहब की आड़ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को क्या रिझाने की कोशिश तौकीर रजा कर रहा था। मुसलमानों में पैठ बनाकर उनका रहनुमा बनने की कोशिश थी। लेकिन साफ तौर पर योगी के बुलडोजर ने अब जो है तौकीर रजा की पूरी जो चाल थी, जो उसकी मंशा थी, उसको धराशायी कर दिया है। क्योंकि जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश तौकीर रजा कर रहे थे वो दरअसल नाकाम हो गई है। क्योंकि पुलिस का एक्शन अभी भी जारी है और लगातार जो है तमाम अलग अलग जो है जगह पर अब चेकिंग भी हो रही है। जो अवैध संपत्ति अब तक तौकीर रजा ने जो है बना कर रखी हुई थी उसे भी अब धराशायी करने का काम पुलिस की तरफ से किया जाएगा। तो तौकीर पर जो है जानबूझकर हिंसा भड़काने का आरोप है, क्योंकि पहले कानपुर से आई लव मोहम्मद की तस्वीरें
इस तरह की चिंगारियां दिखाई पड़ी और उसके बाद किस तरीके से पूरे बरेली को प्रभावित करने का जो काम, जो षड्यंत्र तौकीर रजा ने रचा था, अब दरअसल वो नाकाम हो चुका है, क्योंकि जो तौकीर रजा प्लानिंग बना रहा था आने वाले चुनाव में अपना रसूख दिखाने के लिए, ये साफ तौर पर अब जो है पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। तमाम जो चाल षड्यंत्र थे इसके बारे में अब जो है बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि तौकीर रजा के घर से जिस तरीके से जो विस्फोटक सामान बरामद हुआ है, जिस तरीके से जो अवैध संपत्ति को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं और जिस तरीके से अपने करीबियों के साथ मिलकर जो तौकीर रजा प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा था, दरअसल इसको लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस का एक्शन भी अब लगातार जारी है। जगह जगह पे जो है चेकिंग अभियान हो रहा है। 40 से ज्यादा जो दुकानें थी उन्हें अब तोड़ने की जो है कवायद शुरू कर दी जाएगी, यानी कि जिस तरीके से अपने रसूख को जो है नामदार बनाने की जो कोशिश, जो साजिश तौकीर रजा की थी, वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, जिसकी जीती जागती तस्वीरें अलग अलग जगह से हालांकि सामने आ रही है। लेकिन बरेली में भी जिस तरीके से पुलिस का एक्शन है, ये बताता है कि तौकीर रजा के मंसूबों में किस तरीके से पानी फिर गया है, क्योंकि आई लव मोहम्मद के आड़ में जिस तरीके से मुसलमानों को बढ़ाने की जो कोशिश वो कर रहा था, वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। तो तौकीर रजा की संपत्ति आपको बताएं, अवैध संपत्तियों पर जो है योगी का बुलडोजर साफ तौर पर चलेगा। तौकीर के अवैध साम्राज्य का सफाया होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो बयान और जो साजिशें सामने आई हैं कि कैसे जो है व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए और उन व्हाट्सएप के ग्रुप बनाकर लोगों को जो है इकट्ठा करा गया इस पूरे उपद्रव को क्रिएट करने के लिए, ये भी दरअसल खुलासे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो नदीम खान, जो कि तौकीर रजा का खासम खास था, जो खुलासे उसको लेकर हो रहे हैं, ये वाकई बताते हैं कि किस तरीके से जो है तौकीर एक बड़ी प्लानिंग के मूड में था, जो कि धराशायी हो गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बरेली से मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़ गए। सुमित, जिस तरीके से जो तौकीर रजा का जो प्लान था वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया है, क्योंकि अब योगी का बुलडोजर चलने जा रहा है। जी, आपको बता दूं, बरेली में लगातार जिस तरीके से उपद्रव 26 तारीख को हुआ था, उसके बाद में बुलडोजर एक्शन, जैसे कह लीजिए योगी जी का जो पंजा है, पीला पंजा, वो हावी हो चुका है। आपको बता दूं, मौलाना के जो करीबी हैं, उनके अभी मोहसिन रजा के बिल्डिंग पे भी कार्रवाई चल रही है बुलडोजर की लगातार, और अवैध बाजार भी सील किए जा चुके हैं। नदीम खान जो मौलाना तौकीर रजा का दाहिना हाथ माना जाता था, उसको उपद्रव जो हुआ था उसमें मुख्य आरोपियों में से भी एक है। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद जो नदीम खान थे, उनके दूसरे आरोपियों के साथ भी परेड कराई गई। और ये समझ लीजिए कि उपद्रवियों को जितने भी, जो लाल टी शर्ट में भी है, वहां पर पाया गया था। पुलिस के हाथ से उसने हैंडसेट जो छीना था उसको भी बरामद कर लिया गया है। और आई लव मोहम्मद को लेकर के जितना भी जो उपद्रव यहाँ पे बरेली में हुआ, तो उसमें लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। और आपको ये भी बता दूं, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी इनके जितने भी करीबी हैं या जो भी इससे संबंधित हैं इस पूरी घटनाक्रम से, उन सबके ऊपर बुलडोजर का एक्शन जारी है। और लगातार बीडीए से भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जिस भी तरीके से आदेश मिलेंगे और फुटेज के आधार पर जिन जिन लोगों को जो भी इसके मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं, उन सभी के घर पर जो है। हालांकि तौकीर रजा जो है पुलिस की गिरफ्त में है, नफीस नदीम जो मास्टरमाइंड इस पूरे एक्शन प्लान का बताया जा रहा है, वो भी गिरफ्त में है। क्या खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि पूरा जो प्लान था वो पहले से तैयार किया गया था, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए गए थे, लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो है पूरी साजिशें बनाई गई थी। क्या इसको लेकर कोई खुलासा हो रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, डीआईजी अजय साहनी का साफ तौर पर कहना है जो अराजकता है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और 56 लोगों की गिरफ्तारियां भी करी गई हैं और दुकानें भी सील करी गई हैं। इनकी पहलवान की मस्जिद जो है, वहां पर बैनर भी लगा हुआ था कि ये कोर्ट के अधीन है, मगर उसके बावजूद भी वहां पर सीलिंग की कार्रवाई करी गई, क्योंकि वहां पर लिखा था कि इसमें किसी संगठन या अन्य संस्था से कोई मतलब नहीं, वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसके भी सीलिंग की कार्रवाई करी गई है। और तौकीर रजा के जो करीबी थे नदीम खान, इनकी संपत्ति भी सील कर दी गई है। और बताया जा रहा है आगे का भी और भी बहुत से खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि जो पुलिस हिरासत में है, बाकी मौलाना तौकीर के साथ साथ जो 7 लोगों को भी वहां भेजा गया था, अभी भी कल भी यहाँ पे 18 से 20 लोगों की गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेजा गया है। तो नदीम जो थे, नदीम खान, इनसे पुलिस जो है लगातार पूछताछ जारी है। मैम
चलिए, पुलिस की धरपकड़ जो है वो लगातार जारी है। हालांकि 56 लोग इसमें गिरफ्तार हो गए, लेकिन फिर भी अभी जो है पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई पड़ रही। बहुत शुक्रिया आपका सुमित, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरीके से जो माहौल बनाने की कोशिश तौकीर रजा कर रहा था, वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है, क्योंकि तौकीर पर जानबूझकर हिंसा भड़काने के आरोप लगे। और ये सच जो है सबके सामने अब है कि तौकीर किस तरीके से पूरी तरीके से जो है प्लानिंग कर रहा था कि कैसे इसमें साजिशे तहत जो है पूरा प्लान तैयार किया जाए और आगे चीजों को बढ़ाया जाए, जो कि जिसका जो फायदा है वो आने वाले चुनाव में तौकीर रजा ले पाए। मैनपुरी के विधानसभा क्षेत्र करहल में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए बयान सुर्खियों में है। कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए शिवपाल यादव ने बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। उनका कहना था कि बीजेपी के पास कोई ठोस काम नहीं है, इसीलिए वे वही कर रहे हैं जो बरेली में हुआ। पूरे प्रदेश में अमन चैन खत्म करने की कोशिश। शिवपाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों पर नहीं, बल्कि केवल तनाव और अशांति फैलाने पर है। शिवपाल ने कहा कि देश में कई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन किसी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उनका ये बयान सीधे तौर पर योगी सरकार की नीतियों और उनके शासन शैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ नहीं है, केवल प्रदेश में अमन चैन खत्म करने का है। तो इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं, न देश के लिए न प्रदेश के लिए अच्छे नहीं हैं। और इस तरीके की मैंने तो बहुत से प्रधानमंत्री भी देखे, मुख्यमंत्री भी देखे प्रदेश में, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग कभी हुआ नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री। वहीं अयोध्या की रामलीला इस बार विवादों में घिर गई है। रामकथा पार्क में 2 अक्टूबर को होने वाले रावण दहन कार्यक्रम पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। इसे फिल्मी रामलीला के आयोजन में लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं और दिल्ली से आए कलाकारों द्वारा 1 महीने से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार किए जा रहे थे। महारावण का पुतला 240 फीट ऊंचा बनाया गया था, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले 190 फीट ऊंचे थे। संस्कृति मंत्रालय हर साल रामनगरी अयोध्या की फिल्मी रामलीला पर करोड़ों रुपए खर्च करता है। आयोजक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी पुतला दहन की अनुमति के लिए दरख्वास्त कर चुके हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अयोध्या की परंपरा में रावण का दहन नहीं किया जाता। कथानुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया और अयोध्या लौटे तो उन्होंने ब्राह्मणों को दान पुण्य दिया और सूरज कुंड में अपनी ब्रह्मा हत्या का पाप स्नान करके धोया। वहीं रामनगरी अयोध्या के एडीएम सिटी ने कहा कि रामकथा पार्क में आयोजित इस रामलीला के आयोजकों ने पूर्व अनुमति नहीं ली थी। साथ ही साथ ये कार्यक्रम गैर परंपरागत था, इसलिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। इस फैसले से आयोजकों और दर्शकों दोनों में निराशा है, क्योंकि फिल्मी रामलीला और पुतला दहन पर कई महीनों से तैयारी चल रही थी। इस विवाद से ये साफ हो गया कि अयोध्या की रामलीला में परंपरा और प्रशासनिक अनुमति दोनों का पालन करना अनिवार्य है। वहीं आयोजकों ने अब प्रशासन से पुनः अनुमति की अपील करने की मांग कही है। आज दिनांक 29 सितंबर को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि रामकथा पार्क में चल रही रामलीला के आयोजक द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था 2 अक्टूबर को, जिसकी पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। कल दिनांक 28 को इनके द्वारा एक दिनांक रहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में थाने से आख्या प्राप्त की गई थी, जिसमें इस कार्यक्रम के गैर परंपरागत एवं अन्य कारणों से इसकी संस्तुति नहीं की गई थी। इसी के आधार पर रेजिडेंट मजिस्ट्रेट अयोध्या द्वारा इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई थी, जिसकी सूचना संबंधित आयोजकों को दे दी गई है। आज दिनांक 29 सितंबर को सोशल मीडिया के विभिन्न अयोध्या शहर 8 अक्टूबर को एक भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारी में जुटा है। इस दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अयोध्या दौरे पर रहेंगी और दक्षिण भारतीय महापुरुषों को समर्पित बृहस्पति कुंड का उद्घाटन करेंगी। बृहस्पति कुंड में दक्षिण भारतीय महापुरुषों की मूर्तियों का स्थापना कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है।
कमिश्नर अयोध्या ने ये बताया कि उद्घाटन समारोह में वित्त मंत्री के साथ मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। बृहस्पति कुंड के अलावा टेढ़ी बाजार चौराहे का भी सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, जिससे कि अयोध्या की बदलती और आधुनिक तस्वीर प्रदर्शित होगी। कार्यक्रम स्थल की प्रगति का निरीक्षण अधिकारियों ने गोल्फ कार्ट के माध्यम से किया और स्थानीय नागरिकों से अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की अपील भी की है। अयोध्या प्रशासन ने कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। उद्घाटन समारोह के दौरान न केवल मूर्तियों का लोकार्पण होगा, बल्कि कई सांस्कृतिक और स्वागत कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। ये कदम अयोध्या की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को और भी उभारेगा और शहर की पर्यटन क्षमताओं को बढ़ावा देगा। वहीं शहर वासियों और देशवासियों की नजरें कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं। बृहस्पति कुंड का लोकार्पण अयोध्या की आधुनिक पहचान के तौर पर लोग इसे देख रहे हैं। हम लोग बृहस्पति कुंड का जो जीर्णोद्धार हो रहा है और इसमें जो दक्षिण भारत के संतों की मूर्तियाँ लगाई गई हैं, इसका इंस्पेक्शन करने आए थे। कार्यदायी संस्था के लोग मौजूद रहे और 8 अक्टूबर को यहाँ पर कार्यक्रम होना है बड़ा, उसी के दृष्टिगत कार्य में गति लाने के लिए और फिनिशिंग देने के लिए इंस्पेक्शन किया। सर इसके अलावा सर प्रमुख निजी सचिव भी आए थे आज यहाँ पर। जो 8 तारीख का कार्यक्रम है उसमें केंद्र में माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होना है। उसी कार्यक्रम के दृष्टिगत केंद्र सरकार से वित्त विभाग से भी अधिकारी यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने भी हमारे साथ जो है साइट का इंस्पेक्शन। बलरामपुर के विकासखंड हरैया सतघरवा के ग्राम पंचायत देवपुरा में खैरवा नाला पर बने पुल के टूट जाने से स्थानीय ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पुल टूटने के कारण लगभग 10,000 लोग आने जाने में मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। बच्चों का स्कूल जाना, मेडिकल इमरजेंसी और रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों का ये कहना है कि पुल का निर्माण वर्ष 1995 में हुआ था। हालांकि करीब 2 साल पहले पुल टूट गया और तभी से अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द नए पुल का निर्माण कराए ताकि उनकी जिंदगी सामान्य हो सके। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि बारिश के मौसम में नाला उफान पर आता है, जिससे कि बिना पुल के गांव तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है। बुजुर्ग और बच्चे विशेष रूप से प्रभावित हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे जोरदार प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। इस मामले में अधिकारियों की निष्क्रियता पर ग्रामीणों ने गहरी नाराजगी जताई है। स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भी ग्रामीण लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। मुरादाबाद में त्योहारों का सीजन शुरू होते ही मिठाई बाजार में सुरक्षा की खबर आई है। खाद्य विभाग ने मंडी चौक स्थित मावा मंडी में छापेमारी की और 23 नमूनों की मौके पर जांच की है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। फूड सेफ्टी ऑन व्हील वैन की मदद से टीम ने तुरंत सभी नमूनों की जांच की और राहत की खबर ये मिली कि सभी नमूने शुद्ध पाए गए। सहायक आयुक्त राजवंश श्रीवास्तव ने बताया कि त्योहार के दौरान मिलावटखोरी रोकना सरकार की प्राथमिकता है। पहले जहां नमूने लैब में भेजे जाते थे और रिपोर्ट आने में कई दिन लगते थे, अब तुरंत मौके पर जांच हो सकती है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर किसी भी दुकान पर नकली मावा, दूध या फिर मिठाई मिले तो तुरंत विभाग को सूचित करें। इस कार्रवाई से दुकानदार सख्ते में आ गए हैं। कुछ ने अपनी दुकानें बंद कर दी, लेकिन सभी नमूनों के पास होने से व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। लगातार चल रही छापेमारी से न केवल मिलावटखोरों में खौफ बढ़ा है, बल्कि उपभोक्ताओं में भरोसा भी मजबूत हुआ है कि त्योहारों में उन्हें शुद्ध मिठाई और दूध उत्पाद मिल सकेंगे। मुरादाबाद जैसे बड़े डेयरी और मिठाई बाजार में यह अभियान से साबित करता है कि सरकार मिलावटखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं राजवंश प्रकाश श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त खाद्य मुरादाबाद। ये फूड सेफ्टी ऑन व्हील सरकार के द्वारा प्रदत्त की गई है, जिससे हर बाज़ारों में हम लोग खाद्य पदार्थ में मिलावट की सबको जानकारी दे सकें और मिलावट की रोकथाम के लिए सभी को बता सकें कि इसमें किस प्रकार की मिलावट की गई है और उसको कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं। आज हमने जो है खोया मंडी के व्यवसायियों से खोया लेकर के आए यहाँ पे और उनका जाँच किया और उसमें बताया गया कि इन लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये लोग अपने पास आयोडीन टिंचर रखें और आयोडीन टिंचर जो है खोया में डालें और यदि वो ब्लैक हो जाता है इसका मतलब उस खोए में मिलावट है। तो इस प्रकार हम खोए में मिलावट की रोकथाम चेक कर सकते हैं। इन लोग के पास, सबके पास क्यों आयोडीन टिंचर आप लोगों ने रखा है ना अपने पास? क्यों?
आयोडीन टिंचर है ना आप लोग के पास? हाँ, ये सभी लोग रखते हैं, चेक करके लेते हैं। मैं राजवंश प्रकाश श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त खाद्य मुरादाबाद। ये फूड सेफ्टी ऑन व्हील सरकार के द्वारा प्रदत्त की गई है, जिससे हर बाज़ारों में हम लोग खाद्य पदार्थ में मिलावट की सबको जानकारी दे सकें। पीलीभीत के अमरिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम मयंक गोस्वामी और अमरिया सीएससी प्रभारी अनिकेत गंगवार की संयुक्त टीम ने 2 निजी अस्पतालों और भारत अल्ट्रासाउंड सेंटर में छापा मारा। जांच के दौरान जीवन ज्योति हॉस्पिटल माधोपुर और जीवनदीप हॉस्पिटल अमरिया में गंभीर खामियां पाई गई। दोनों अस्पताल बिना किसी रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे थे और वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। रजिस्ट्रेशन और अन्य संबंधित दस्तावेज भी नहीं दिखाए जा सके। अस्पतालों में मरीजों का कोई रजिस्टर नहीं मिला। इन गंभीर लापरवाहियों के चलते दोनों अस्पतालों को तुरंत सील किया गया। वहीं भारत अल्ट्रासाउंड सेंटर को नोटिस जारी किया गया है और अस्पताल से संबंधित अभिलेख मांगे गए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर अस्पताल अपनी कमियों को सही नहीं करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एमओआईसी डॉक्टर अमरिया ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और मरीजों की सुरक्षा को लेकर सर्वोपरि इसे मानता है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर किसी भी अस्पताल या फिर स्वास्थ्य सेंटर में अनियमितता दिखे तो तुरंत प्रशासन को सूचित किया जाए। पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अमरिया क्षेत्र में कुछ अवैध अस्पताल चल रहे हैं, जिसकी जानकारी लगने पर आज उप जिलाधिकारी महोदय एवं मेरे द्वारा संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की गई, जिसमें 2 अस्पताल जीवनदीप और जीवन ज्योति अवैध चलते हुए पाए गए, जो मौके पर कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सके, ना ही वहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद मिला। उक्त स्थिति को देखते हुए वहाँ पर दोनों अस्पताल को एसडीएम साहब की मौजूदगी में सील कर दिया गया एवं एक अल्ट्रासाउंड सेंटर भारत नाम से चल रहा था, उस पर भी जाके जांच की गई। उनके दस्तावेज वगैरह चेक किए गए, उन्हें 24 घंटे का नोटिस देकर समस्त दस्तावेज मंगाए गए हैं। ठीक, पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अमरिया क्षेत्र में कुछ अवैध अस्पताल चल रहे हैं, जिसकी जानकारी लगने पर आज उप जिलाधिकारी महोदय एवं मेरे द्वारा संयुक्त प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र के इनायत पट्टी इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। जानकारी के अनुसार पुलिस ने इलाके में गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी थी और इसी दौरान गौ तस्करों को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लगी। घायल गौ तस्कर को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके से एक अवैध तमंचा और पिस्टल भी बरामद हुई है। गिरफ्तार गौ तस्करों के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज थे जो गौ तस्करी और अवैध गतिविधियों से संबंधित हैं। वहीं डीसीपी गंगानगर ने मीडिया को बताया कि यह कार्रवाई लगातार बढ़ती गौ तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए की गई है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर किसी को ऐसे संदिग्ध गतिविधियां दिखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस मुठभेड़ से यह साफ हो गया कि पुलिस गौ तस्करों और अपराधियों के खिलाफ जी तोड़ कार्रवाई कर रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में कोई समझौता नहीं कर रही। गौकशी एवं गौ तस्करी के अभियुक्तों के चेकिंग एवं सत्यापन के अभियान के अंतर्गत आज 29/9/2025 को सुबह थाना उतराव में गोपनीय सूचना के आधार पर थाना उतराव की टीम ग्राम उतराव में चेकिंग एवं सत्यापन हेतु गई थी। कार्रवाई करने के उपरांत वापसी के दौरान इनायत पट्टी नहर के पास लगभग 11:15 पर कुछ संदिग्धों द्वारा पेड़ की आड़ और झाड़ियों में से पुलिस की टीम के ऊपर फायर किया गया। पुलिस की टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें 2 संदिग्ध अभियुक्त गोली लगने से घायल हुए, जिसमें उनके टांग में गोली लगी थी। गौकशी एवं गौ तस्करी के अभियुक्तों के चेकिंग एवं सत्यापन के अभियान के अंतर्गत आज रुदौली में एक बार प्रशासनिक और राजनीतिक तनाव की खबर फिर सामने आई है। विधायक ने हाल ही में एसडीएम विकासधर दुबे पर राहत सामग्री वितरण में अनियमितताओं का आरोप लगाए हैं। इस विवाद ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। कई पत्रकार और यूजर्स एसडीएम के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, जबकि विधायक की आलोचना हो रही है। शासन स्तर पर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम विकासधर दुबे से 7 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देना होगा। इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रशासन इस विवाद को हल करने के लिए सख्त रुख अपनाने जा रही है। इस मामले ने पार्टी की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पार्टी के कुछ नेता एसडीएम के पीछे खड़े हो सकते हैं, जिससे कि विधायक की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। रुदौली में हाल ही में बाढ़ जैसी परिस्थितियों में राहत सामग्री वितरण पर सवाल भी उठे, इस विवाद को और बढ़ा चुके हैं। लोगों ने देखा कि आपदा में प्रशासन और नेताओं के बीच तालमेल न होने से जरूरतमंद
अमन तक मदद पहुंचने में दिक्कत हुई है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि क्या विधायक और एसडीएम के बीच में यह विवाद जल्द सुलझ पाएगा या फिर और लंबा खिंचेगा। सोशल मीडिया पर बढ़ती बहस और शासन का सख्त कदम इसे और भी पेचीदा बना रहा है। गलत का विरोध करिए, सही का साथ दीजिए, कुतर्क एकदम मत करिए, और जो कुतर्क कर रहे हैं ना, कुतर्क बंद कर दीजिए। कुतर्क करने वाले अपनी मंशा में कदापि नहीं सफल होंगे, क्लियर कट है ये। और कुछ ये भी लोग कह रहे थे कि इसके पहले जहाँ रहा, आप पता कर लीजिए, मैं चंदौली में रहा हूँ, मैं इसी जनपद के सदर तहसील में रहा हूँ, बीकापुर रहा हूँ, तो आपको जो भी पता करना है एकदम आराम से पता कर लीजिए। गलत रहूंगा, एकदम खुला विरोध करिएगा, पंपलेट लगा के करिएगा, स्वागत है। ऐसे लोगों का मैं समर्थन करता हूँ, इज्जत करता हूँ, ठीक है। और अन्य आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक स्पष्ट मैसेज, चाहे सरकारी विभाग हो, तहसील के अंदर आने वाले सभी विभागों को मैं बता रहा हूँ, सब अपना काम टाइमली करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, शुचितापूर्ण करेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे।